तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का टेस्ट नंबर 10 और इसी टेस्ट के साथ हमारा जो टेस्ट नंबर 2 है और 2 जो है कंप्लीट होने वाला 100 क्वेश्चन। और इसके बाद इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी एंड आईएएस सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। और जो हमने टारगेट किया था उसके करीब हम पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे समय के साथ, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है। तो चलिए आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है एनवायरनमेंट इकोलॉजी में, वो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें पूछा है अल्फ़ा डाइवर्सिटी के बारे में पूछा है, गामा डाइवर्सिटी के बारे में पूछा है, बीटा डाइवर्सिटी के बारे में पूछा है। अब इसमें जो है आपको जो है सही विकल्प चूज़ करना है कि इसका मिलान करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो निम्नलिखित कथनों में उपयुक्त विकल्प जो सुमेलित कीजिए। अगर बात करें अल्फ़ा डाइवर्सिटी की, तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी एक इकोसिस्टम में जो प्रजातियों की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है और इसे किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय या इकोसिस्टम के भीतर जो है देखिए की संख्या की गणना करके मापा जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसका जो मिलान होगा ये 2 से होगा, यानी इसे किसी क्षेत्र विशेष इकोसिस्टम के भीतर आमतौर पर देखेंगे प्रजातियों की संख्या की गणना करके मापा जाता है। तो ये जो इसमें आया ये अब गलत है, ठीक है। यानी इसका मिलान होगा 2 से, 1 का 2, ठीक है। अब बात करें गामा की, तो गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो गामा जो प्राकृतिक सीमाओं से घिरे विशिष्ट वनस्पतियां और जीव वाले क्षेत्र होते हैं, उनके साथ विभिन्न इकोसिस्टम के लिए समग्र विविधता और के एक उपाय हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो कुल जो इकोसिस्टम या लैंडस्केप या जियोग्राफिकल एरिया होता है उसमें निवास की विविधता को संदर्भित करता है। तो इसलिए इसका मिलान जो है, अगर बात करें गामा की, इसका मिलान जो है 3 से होगा और बीटा के मिलान 1 से होगा। यानी इसमें जो मिलान होगा वो सी से होगा, ठीक है। यानी 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 दिया है आबादी के भीतर अंतर्ग्रहण व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता को कम कर सकता है। ऑप्शन 2 कम आनुवंशिक भिन्नता रोगों के प्रतिरोध को कम करती है। ऑप्शन 3 आनुवंशिक विविधता केवल प्रजातियों के बीच होती है, ना कि प्रजातियों के भीतर, ठीक है। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर्स इन ओनली बिटवीन द स्पीसीज एंड नॉट विद इन द स्पीसीज, ठीक है। कौन सा कथन इसमें बताना सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें निकट से संबंधित जो प्रजातियों में उनकी आनुवंशिक विशेषताएं बहुत आसान मतलब समान होती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो मनुष्य और चिंपैंजी के लगभग जो है 98.4% जीन जो है लगभग समान आपको मिलेंगे। तो आनुवांशिक जैसे जैसे आनुवांशिक परिवर्तन के कारण छोटी आबादी जो है आनुवांशिक परिवर्तनशील खो देती है और आबादी के भीतर जो है अंतः प्रजनन व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता को कम कर सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है इसमें सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी कम आनुवांशिक विभिन्नता व्यक्तिगत फिटनेस, रोग और परजीवियों के प्रतिरोध और इन्वायरमेंट चुनौतियों से निपटने में लचीलेपन को कम करती है। अगर ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 जो है गलत है, यानी एक प्रजाति के भीतर और साथ ही प्रजातियों के बीच आनुवंशिक विविधता होती है। उदाहरण के लिए अगर मान ले पूडल, जर्मन शेफर्ड और गोल्डन रिट्रीवर्स जो डॉग होते हैं वो सभी कुत्ते हैं, लेकिन वे सभी अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। यानी केवल प्रजातियों के बीच होती है, ना कि प्रजातियों के भीतर। ये बातें जो है गलत है। यानी इसमें जो है 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है। 83 में प्रजाति विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 शून्य प्रजाति विविधता का अर्थ केवल एक प्रजाति मौजूद है। ऑप्शन 2 जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है। ऑप्शन 3 समशीतोष्ण क्षेत्र अपवाद
रूप में ध्रुवीय उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा क्षेत्र की तुलना में इसकी जलवायु के कारण अधिक प्रजातियों का आश्रय देते हैं। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है डाइवर्सिटी यानी स्पीसीज की डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, अगर ऑप्शन एक की बात करें, ऑप्शन एक गलत है, यानी प्रजाति की जो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होती है उसके लिए शून्य का अर्थ है अनंत विविधता होगा, यानी और जो है कि केवल एक ही प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, शून्य का अर्थ होता है अनंत विविधता। ठीक है, इस प्रकार यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो है सही, यानी भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रजाति विविधता कम होती जाती है। ऑप्शन तीन की बात करेंगे, ऑप्शन तीन जो है गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि अगर देखेंगे बहुत कम अपवादों के साथ जो है उष्णकटिबंधीय, जिसका विस्तार आपने देखा होगा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर और कर्क रेखा के बीच की बात कर रहा है, तो उसमें जो है समशीतोष्ण या ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रजातियों को आश्रय देते हैं। उष्णकटिबंधीय में उच्च तापमान जो होता है वो इकोसिस्टम की गतिशीलता और सह विकासवादी प्रक्रिया को उच्च दर का कारण बनता है, जो उच्च जैव विविधता उत्पन्न और बनाए रखता है। इस प्रकार जो है इसमें यह ऑप्शन गलत, यानी इसमें केवल दो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, तो इन चार प्रजातियों में किसी एक की विशेषता दी गई है, उसके बारे में आपको बताना है इसमें कौन सी विशेषता समान है। ऑप्शन 84 पूछा है, 84 पूछा है, एक परिभाषित आवास मुद्दे अभियान या पर्यावरणीय कारणों के लिए एक राजदूत प्रतीक या प्रतीक के रूप में कार्य करने के लिए चुनी गई प्रजातियां और उन पर ध्यान केंद्रित करके उनके आवास अन्य प्रजातियां जो समान आवास साझा करती हैं को भी संरक्षित किया जा सकता है। उपरोक्त तथा निम्न में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें बताना है कि किसका, इन चारों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसकी विशेषता बात की गई है। तो अगर देखेंगे तो इसमें जो बात की गई है फ्लैगशिप प्रजातियां कुछ होती हैं, तो इनके बारे में जो है ये सब बातें कही गई हैं। आपने अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ प्रमुख प्रजातियां होती हैं, कुछ प्रतिष्ठित प्रजातियां होती हैं, यानी आइकॉनिक स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें प्रमुख प्रजातियां की, तो एक परिभाषित आवास मुद्दे अभियान या पर्यावरणीय कारणों के लिए राजदूत प्रतीक या प्रतीक के रूप में कार्य करने के लिए चुनी गई प्रजातियां और उन पर ध्यान केंद्रित करने उनके आवास अन्य प्रजातियों को भी संरक्षित किया जा सकता है जो समान आवास साझा करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रमुख प्रजातियां कहते हैं या फ्लैगशिप कहते हैं। ठीक है, अगर बताएं प्रतिष्ठित प्रजातियां तो जो यानी आइकॉनिक प्रजातियां जो है यानी सांस्कृतिक महत्व वाली प्रजातियां और पारंपरिक गतिविधियों में शामिल हैं और व्यापक रूप से उनके अस्तित्व और सौंदर्य मूल्यों के लिए पहचान जाती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं क्या पूछा है। की स्टोन प्रजातियां एक इकोसिस्टम में अन्य प्रजातियों की आबादी पर नियंत्रण और संतुलन का प्रदर्शन करती हैं। ऑप्शन दो, की स्टोन प्रजातियों को इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है। ऑप्शन तीन, की स्टोन प्रजाति में उच्च कार्यात्मक अतिरेक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको पता होगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? की स्टोन प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जिसके किसी इकोसिस्टम से जुड़ने या नष्ट होने से कम एक अन्य प्रजाति की घटना में बड़े परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यानी सभी शीर्ष शिकारियों को की स्टोन प्रजाति माना जाता है क्योंकि वे अन्य सभी जानवरों की आबादी को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है, यानी इकोसिस्टम जो इंजीनियर जो है फाउंडेशन प्रजातियों की तरह है। इकोसिस्टम इंजीनियर आवासों में संशोधित और बनाते और बनाए रखते हैं। वे अपने स्वयं के जीव विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण के भौतिक रूप से बदलते और जैविक रूप से जैविक अजैविक कारकों के माध्यम से अपने आवासों में संशोधित करते हैं। और ऑप्शन तीन की बात करें, तीन भी गलत है। ठीक है,
यानी कीस्टोन प्रजातियों में कम कार्यात्मक अतिरेक होता है, उच्च नहीं होता, कम कार्यात्मक अतिरेक होता है। तो इस प्रकार जो है इसमें केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 की बात इसमें क्या पूछा है, एक इकोसिस्टम में फाउंडेशन प्रजातियां प्रमुख उपभोक्ता हैं। ऑप्शन 2, न्यू प्रजाति शब्द का प्रयोग एक प्रजाति के लिए किया जाता है जिसमें एक समुदाय का पुनर्गठन की एक मजबूत भूमिका होती है। ऑप्शन 3, न्यू की प्रजातियां किसी भी ट्रैफिक स्तर पर कब्जा कर सकती हैं। कौन सा कथन सही है? तो आपको ध्यान रखना है, आप इसका इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ट्रैफिक नहीं, ट्रॉफिक है, ठीक है। यानी फाउंडेशन स्पीसीज कैन बी ऑक्यूपाई एनी ट्रॉफिक लेवल। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। तो अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी जो बहुतायत और प्रभाव दोनों के मामले में फाउंडेशन प्रजाति एक प्रमुख प्राथमिक उत्पादक हैं। पूर्व केल्प वन में केल्प्स और प्रवाल भित्तियों में कोरल। तो इस प्रकार जो है ये फाउंडेशन प्रजाति आती हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। यानी इकोसिस्टम में जो न्यू प्रजाति शब्द का प्रयोग जो है ऐसी प्रजाति के संदर्भ में किया जाता है जिसका एक समुदाय के पुनर्गठन में एक मजबूत भूमिका होती है। ऑप्शन 3 की बात करें, अगर न्यू प्रजाति के बारे में आपको एग्जाम्पल देके समझाएं तो मूंगे जो होते हैं, कोरल जो होते हैं, वो बहुत ही अनोखी प्रजातियां हैं और इस प्रकार के उदाहरण के लिए सबसे अधिक सोची जाने वाली प्रजातियों में से एक हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इसमें 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, 87 में क्या पूछा है, भारतीय क्षेत्रों को 2 क्षेत्रों से बना है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा क्षेत्र भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर आपको चूज करना है। पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र, 9 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंडो मलय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसमें देखेंगे जो शामिल नहीं है वो 9 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, ये शामिल नहीं है। अगर आपको इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो क्षेत्र बड़े स्थानिक क्षेत्र हैं, इनके भीतर इकोसिस्टम व्यापक रूप से समान बायोटा साझा करता है और एक महाद्वीप या उपमहाद्वीप के आकार का क्षेत्र जिसमें भूगोल और जीवों की वनस्पति को एकीकृत विशेषता है। भारतीय क्षेत्रों को 2 क्षेत्रों से बना है और हिमालयी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है फेलिस्टिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है, शेष उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व मलय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। दुनिया की बात करें तो दुनिया में 8 स्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र आमतौर पर पहचाने जाते हैं, ठीक है, जिसमें निकटवर्ती क्षेत्र, पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र और इसके अलावा बात करें तो ट्रॉपिकल क्षेत्र, इंडो मलय क्षेत्र, ओशनिया क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र, 9 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हालांकि इसमें जो है पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र और इंडो मलय क्षेत्र का संबंध जो है इंडिया से है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, बायोजियोग्राफिकल जोन के बारे में पूछा है। ऑप्शन 1 दिया है, भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से गंगा का मैदान दक्कन के पठार के बाद कुल भौगोलिक क्षेत्र के मामले में दूसरा सबसे बड़ा है। ऑप्शन 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वनस्पति और जीवों के मामले में उच्च स्थानिक दर्शाता है। ऑप्शन 3, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने 1986 में भारत को विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए एक योजना या रूपरेखा तैयार की थी। आपको सही विकल्प चूज करना है बायोजियोग्राफिकल जोन के बारे में। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी जो कुल भौगोलिक क्षेत्र को प्रतिशत के रूप में बात करें तो 10 जो है ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, जिसमें अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो है 0.8% है। तटीय क्षेत्र कोस्टल रीजन जो है 2.5% है। नॉर्थ ईस्ट रीजन 5.2% है। गंगा का मैदान जो है 10.8% है। दक्कन का पठार की बात करें तो या डेक्कन प्लेटू की बात करें तो उसका जो परसेंटेज है वो 42% है।
उसके बाद देखेंगे तो पश्चिमी घाट 4% है, अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है 16.6% है। उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके पास आप देखेंगे गंगा के मैदान का नंबर आता है। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। और ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है, ठीक है। इस प्रकार जो है इसमें 2 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं कौन से कथन की बात कर रहा है। ऑप्शन 1 है, वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को समायोजित करता है। ऑप्शन 2, अनुकूलन में लंबा समय लगता है और आनुवांशिक समायोजन में पीढ़ियां लग जाती हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा दोनों में सही है। अगर बात करें एडाप्टेशन की तो इसमें अनुकूलन जो होता है वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तिगत जीव अपने पर्यावरण में परिवर्तन, जैसे कौन सा परिवर्तन की बात करें तो फॉर एग्जांपल ऊंचाई, तापमान, आर्द्रता या पीएच में परिवर्तन के लिए जो है समायोजित हो जाता है, जिससे वह कई पर्यावरणीय परिस्थितियों को प्रदर्शन को बनाए रखने की इजाज़त देता है, ठीक है। इस प्रकार जो है जो ये कह रहा है जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को समायोजित करता है, ये बात सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो 2 जो है गलत है, यानी अनुकूलन कम समय यानी घंटों से सप्ताह में होता है और जीव के जीवन काल के भीतर अनुकूलन की तुलना में जो कई पीढ़ियों में होने वाला विकास है। अगर फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे जो मनुष्य अस्थायी रूप से अधिक ऊंचाई पर प्रवास करता है या रहता है, वह स्वाभाविक रूप से अपने नए वातावरण के अनुकूलन हो जाते हैं, यानी उसको अडाप्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या वृद्धि हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन को जो सेवन के निम्न स्तर की भरपाई की जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, पिछली कुछ शताब्दियों में प्राकृतिक चक्रों के साथ मानव गतिविधियों ने कई सौ प्रजातियां विलुप्त होने का कारण बना दिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए, कौन सी प्रजाति जो है विलुप्त हैं। स्टेलर की समुद्री गाय, कागा, कैस्पियन बाघ, आलसी भालू, थाइलेसिन, बाली टाइगर, हिमालयन बटेर। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो प्रजातियां विलुप्त हैं तो इसमें जो है लगभग जो है चौथा छोड़ दें, जो आलसी भालू की बात कर रहा है यानी स्लोथ बियर की बात कर रहा है, वो अभी वर्तमान में है और बाकी सब जो है विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। अगर बात करें तो पिछले 500 वर्षों में मानव गतिविधि के कारण लगभग 800 अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के लिए मजबूर हुई। हाल के विलुप्त होने के कुछ उदाहरणों में टोडो जो मॉरिशस और कुग्गा जो अफ्रीका में, हिमालयन केल, थाईलासिन जो ऑस्ट्रेलिया में, स्टेलर सिकाऊ रूस में, बाघ की 3 प्रजातियां यानी वाली, जवान, कैस्पियन और ये बाघ की प्रजातियां हैं, ये भी विलुप्त हो चुकी हैं। स्लॉथ बियर की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में मूल निवासी के एक मायरोमैकोज भालू की प्रजाति है जो IUCN की रेड लिस्ट में कमजोर रूप से सूचीबद्ध है। मुख्य रूप से निवास स्थान की बात करें तो नुकसान और गिरावट कार जो है ये है। तो इस प्रकार जो है स्लोथ बियर जो है ये रेड लिस्ट में शामिल है, अभी विलुप्त नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, 91 में क्या पूछा है, 91 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, जैव विविधता हॉटस्पॉट दुनिया के अंतिम शरण स्थल हैं जहां बड़ी संख्या में खतरे वाली प्रजातियां अभी भी बनी हुई हैं। ऑप्शन 2, जैव विविधता कुल स्पॉट एक महासागर का क्षेत्र है जिसे अपने वन्य जीव और महत्वपूर्ण पानी के नीचे आवासों के कारण विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3, भारत किसी आशा के धब्बे या ठंडे स्थानों की मेजबानी नहीं करता, यानी इंडिया डज नॉट होस्ट एनी होप स्पॉट और कूल स्पॉट। तो आपको सही कथन आपको चूज करना है। अगर आप ऑप्शन 1 की बात करें तो एक जो हॉट स्पॉट, सॉरी मैं इसको हॉट स्पॉट बोल दिया, ये होप स्पॉट है, ठीक है। तो इंडिया जो है, सॉरी एक होप स्पॉट या एक महासागर का क्षेत्र है जो अपने वन्य जीव और महत्वपूर्ण पानी के नीचे आवासों कारण विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। 1% से कम महासागर जो है संरक्षित हैं और ऐसे
जो स्थलों की पहचान करके IUCN जो है समुद्र के सतत विकास के लिए आवश्यक समुद्री संरक्षण को बढ़ाना चाहता है। तो ऑप्शन एक जो है, ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो जो है ये भी गलत, यानी कुल स्पॉट्स की बात करें दुनिया के अंतिम शरण स्थल हैं जहां बड़ी संख्या में खतरे वाली प्रजातियां अभी भी बनी हुई हैं। कूल स्पॉट जो होते हैं संरक्षण का परिणाम हो सकता है, या अगर बात करें तो जो बरकरार निवास स्थल के कारण जो हो सकता है, जिसे अभी तक साफ नहीं किया गया है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो है गलत है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीपों में को हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN और मिशन ब्लू द्वारा जो है आशा स्पॉट के रूप में नामित किया गया है, जो महासागरों के अध्ययन के लिए शामिल एक संगठन है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं सही है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 92 में क्या पूछा है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन दो, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की सीमा को बदलने के लिए कानून को साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन तीन, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड संरक्षित क्षेत्र की स्थापना प्रबंधन की सिफारिश करता है। तो आपको बताना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन तीनों प्रावधानों में कौन सा प्रावधान सही है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इसके पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकते हैं, ये बात सही है। अगर ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है गलत है, यानी नेशनल पार्क या अभयारण्य की सीमा के एक अधिसूचना द्वारा तय की जाती है। हालांकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश के अलावा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है ऑप्शन तीन सही है, यानी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड संरक्षित क्षेत्र की स्थापना प्रबंधन की सिफारिश करता है, ये बात सही है। तो इस प्रकार देखेंगे एक और तीन सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक दिया राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क में चराई गतिविधि अनुमति नहीं है। ऑप्शन दो, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो विशेष प्रजातियों के लिए बनाया गया है, जबकि नेशनल पार्क विशेष प्रजातियों के लिए भी हो सकता है और नहीं भी। ऑप्शन तीन, नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाउनग्रेड किया जा सकता है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है सही, यानी राष्ट्रीय उद्यान में चराई की अद्भुत अनुमति नहीं है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी वन्य जीव अभयारण्य विशेष प्रजातियों के लिए बनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान विशेष प्रजातियों के लिए हो भी सकता है और नहीं भी। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है गलत है, यानी राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य की स्थिति में डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी 4 में वन्यजीव अभयारण्य को समूहीकृत किया गया है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान चूंकि उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है उसको डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी नेशनल पार्क को। तो इस प्रकार इसमें एक और दो सही, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पूछा है, कौन सा सही कथन है आपको बताना है। ऑप्शन एक, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से घोषित किया जाता है। ऑप्शन दो, यह एक निजी स्वामित्व वाली भूमि में घोषित किया जा सकता है जो राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व के भीतर नहीं है। ऑप्शन तीन, ऐसे रिजर्व में लोगों को सामुदायिक अधिकार जैसे चराई आदि को प्रभावित नहीं होते। तो आपको कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बताना है, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कम्युनिटी रिजर्व के बारे में। तो इसमें अगर ऑप्शन एक की बात करें तो एक की बात करें तो एक जो है गलत है, यानी राज्य सरकार द्वारा किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को सामुदायिक रिजर्व घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। ऑप्शन तीन की बात करें, तीन भी सही है। तो इस प्रकार इसमें दो और तीन सही है। ठीक है, तो इसमें केंद्र सरकार का रूल नहीं है, राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है। अगर बात करें इसमें क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 95 में, तो कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, यह राज्य सरकारों द्वारा केंद्र और या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र में घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन दो, इन भंडारों में लोगों के अधिकारों की सीमाएं। ऑप्शन तीन, संरक्षण रिजर्व पाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था।
ऑप्शन 4 कंजर्वेशन रिजर्व में विकासात्मक गतिविधियां जैसे सड़कें मनोरंजन गतिविधियां नहीं की जा सकती। तो आपको बताना है जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसके बारे में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो इसमें जो बात कही गई है राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को एक संरक्षण या आरक्षित जो है घोषित कर सकती है। तो ये बात सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी एक संरक्षण आरक्षित लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बातें गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, यानी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के पास जाएंगे तो वहाँ पर जो है 2005 में ये पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था। ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 भी गलत है, यानी विकासात्मक गतिविधियां संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों में की जा सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 और 2 जो है सॉरी 1 और 3 जो है सही है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा है, टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करता है। ऑप्शन 2 टाइगर रिजर्व की सीमाएं जो हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश से बदली जा सकती है। ऑप्शन 3 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सक्षम प्रावधान के तहत एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन 4 2010 में बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा को अपनाया गया था। तो इसमें इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है टाइगर रिजर्व के बारे में। अगर बात करें एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य जिसे बाघों के लिए रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तो उसको अतिरिक्त टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया जा सकता है। भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा शासित किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ठीक है, और जो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है वो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं। तो इस 2 ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन 2 गलत है, यानी जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह के बिना जो टाइगर रिजर्व सीमाओं को बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है सही है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन्य जीव परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स के सिफारिश के बाद की गई थी और बाघ संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 भी सही है, बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जो है अपनाया गया था। तो कुल मिलाकर इसमें जो है 4 सही है, 3 सही है, 1 सही है। तो इसमें जो है 1 3 4 जहाँ होगा वो ऑप्शन सही होगा, 1 3 4 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 1975 में बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के एक भाग के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन 2 वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बायोस्फीयर रिजर्व के बफर जोन का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 3 बायोस्फीयर रिजर्व में रेत और पत्थर खनन की अनुमति होती है। तो आपको बताना बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन 1 की, तो बायोस्फीयर रिजर्व या प्राकृतिक रिजर्व बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र है जिसकी सीमाएं कानून द्वारा जो है निर्धारित की जाती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा 1975 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को बफर जोन का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है। ठीक है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व भूमि जल और जैव विविधता एकीकृत प्रबंधन की प्रदर्शित करता है। बायोस्फीयर रिजर्व में सीमित आर्थिक गतिविधियां जो है की अनुमति है, जिसमें रेत हुआ, पत्थर उत्खनन हुआ, ये सब किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, 98 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 पवित्र उपवन धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत उदाहरण है जो प्राकृतिक संरक्षण को बल प्रदान करता है। ऑप्शन 2 बोटैनिकल गार्डन एक ex-situ संरक्षण है, इसका उद्देश्य विदेशी पौधों की शुरुआत और अनुकूलन की प्रक्रिया का अध्ययन करना। ऑप्शन 3 चिड़ियाघर यानी जू एक स्थिर
या मोबाइल प्रतिष्ठान है जहां बंदी जानवरों को प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए की बात करें तो ये पवित्र उपवन की जो बात कर रहा है, जिसके सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत उदाहरण है जो प्रकृति संरक्षण पर बल देता है, ये बात सही है। ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें, बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो यह एक सीटू संरक्षण है, ये बात भी सही है, जिसका उद्देश्य जो है विदेशी पौधों की शुरुआत और अनुकूलन की प्रक्रिया का अध्ययन करना। ऑप्शन तीन की बात करें तो आप चिड़ियाघर में जाते होंगे तो मनोरंजन के लिए ही जाते होंगे। यह एक स्थिर या चलित प्रतिष्ठान होता है जहां बंदी जानवरों को जनता के प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है, और इसमें एक सर्कस और बचाव केंद्र भी शामिल है, लेकिन बंदी जानवरों में लाइसेंस प्राप्त डीलर की स्थापना शामिल नहीं है। और चिड़ियाघर का प्रारंभिक उद्देश्य आपको पता होगा मनोरंजन है, मनोरंजन था। दशकों से चिड़ियाघर वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण शिक्षा के केंद्रों में परिवर्तित हो गए। पहले क्या था मनोरंजन, बाद में जो है इसको परिवर्तित किया गया इसके उद्देश्य को। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत संसद द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था। ऑप्शन दो, अधिनियम के तहत किसी भी अनुसूची में पौधों की प्रजातियों का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन तीन, अनुसूची एक में जंगली जानवरों का शिकार के किसी भी स्थिति की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऑप्शन चार, चिड़ियाघरों का प्रबंधन भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दायरे में आता है। तो सही कथन आपको बताना है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो बात कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 252 के तहत संसद द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया गया है, तो ये बात सही है। अगर ऑप्शन दो की बात करें तो इस जो एक्ट है उसके जो है अनुसूची 6 में जो है ये निर्दिष्ट किए गए स्थानिक पौधों की सूची है जो खेती और रोपण के लिए निषिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीन की बात करें तो इस एक्ट की धारा 11 के तहत जो है कुछ मामलों में जंगली जानवरों का शिकार की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन चार की बात करें, ऑप्शन चार जो है सही है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इसमें अगर बात करें एक और चार सही है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, 100 में क्या पूछा है, गैंडे के संदर्भ में पूछा है आपसे। ऑप्शन एक, गैंडे को सभी तीन प्रजातियां यानी ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रा राइनो, जावा राइनो को साइट्स के परिशिष्ट वन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सूची फर्स्ट के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन दो, भारतीय राइनो को नर और मादा दोनों में सिंगल हॉर्न में पाया जाता है। ऑप्शन तीन, भारत, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया 5 राइनो रेंज वाले देश हैं। ऑप्शन चार, एशिया में राइनो की 5 प्रजाति पाई जाती हैं, वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो। तो आपको बताना है कौन सा सही है गैंडे के बारे में। तो अगर बात करें ग्रेटर वन सिंग वाले गैंडे के उसके अवैध शिकार में उल्लेखनीय कमी को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक दावे असम विधानसभा चुनाव में से एक मुद्दा बन गया था, इसीलिए चर्चा में था। ठीक है, ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी जो ये जावा भारत में केवल एक सींग वाला बड़ा गैंडा पाया जाता है, और जावा और सुमात्रा जो राइनो है IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और ग्रेटर एक सींग वाला यानी भारतीय गैंडे जो है वर्नेबल हैं। साथ ही जो गैंडों की तीनों प्रजातियां साइट्स की परिशिष्ट फर्स्ट सूची के तहत जो है सूचीबद्ध है। एक सींग वाले बड़े गैंडे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची एक के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो कुल मिलाकर जो है ऑप्शन एक जो है ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, यानी भारतीय राइनो में नर मादा दोनों ही सिंगल हॉर्न बड़ा एक सींग वाला गैंडा में पाया जाता है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो है सही है, यानी भारत, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया 5 राइनो रेंज वाले देश हैं। ऑप्शन चार की बात करें तो ऑप्शन चार जो है गलत है, यानी एशिया में गैंडे के 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे ग्रेट वन हॉर्न राइनो, सुमात्रा राइनो, जावा राइनो। गैंडे की अन्य 2 प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं, वाइट राइनो और ब्लैक राइनो। तो कुल मिलाकर इसमें 2 और 3 जो है सही है, यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी का टेस्ट नंबर 2 पूरा हुआ। 100 क्वेश्चन
इसकी PDF कंप्लीट व्याख्या के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।